आयुर्वेद में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में सेम वर्ड का डिफरेंट मीनिंग हो सकता है जो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सेंस बनाता है। जैसे रस वर्ड अगर द्रव्य गुण में देखा जाए तो वो टेस्ट को डिनोट करता है और वही रस वर्ड रस शास्त्र में पारद यानी मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए ये जो टेक्निकल टर्म्स है इसका मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे परिभाषा या टर्मिनोलॉजी कहते हैं, जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पीयूष शेंडे, फाइनल ईयर बीएमएस स्टूडेंट एंड वेलकम टू अ चैनल सिंप्लीफाइड आयुर्वेद। हियर वी टीच कॉम्प्लेक्स टॉपिक इन सिंप्लीफाइड वे। आज हम रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना पेपर 1 का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जो है परिभाषा यानी टर्मिनोलॉजी। अगर न्यू एनसीआईएसएम सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो परिभाषा चैप्टर में वेरियस टॉपिक्स मेंशन किए, जिसे मैं अगर एक साथ पढ़ाऊं तो आपका ये सब्जेक्ट से इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। इसीलिए मैं आज आपको इस चैप्टर में उतना ही टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जितना आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है, और बाकी का पोर्शन जब वो टॉपिक्स के डेडिकेटेड चैप्टर्स आएंगे तब मैं आपको उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंडेक्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से जो है डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ परिभाषा। सो डेफिनेशन ऑफ परिभाषा इज अ स्टेटमेंट व्हिच गिव्स क्लियर एंड एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज इज कॉल्ड एज परिभाषा। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ परिभाषा, जिसका श्लोक है अव्यक्त अनुक्त लेशोक्त संदिग्धार्थ प्रकाशिका परिभाषा प्रकथयन्ते दीपीभूता सुनिश्चिता, जिसमें फर्स्ट है अव्यक्त यानी परिभाषा हमें वर्ड्स का जो हिडन मीनिंग है उसको समझने में हेल्प करता है। सेकंड है अनुक्त यानी अगर किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं किया गया हो उसको भी समझने के लिए परिभाषा हमें हेल्प करता है। थर्ड इज लेशोक्त यानी अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया गया है उसको समझने में परिभाषा हमें हेल्प करता है। एंड फोर्थ इज संदिग्ध यानी कोई भी कंट्रोवर्शियल या डिफिकल्ट टॉपिक या वर्ड को समझने के लिए परिभाषा बहुत हेल्पफुल होता है। इसीलिए परिभाषा को समझना और उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट सब टॉपिक इज बेनिफिट्स ऑफ परिभाषा। परिभाषा को अच्छे से समझकर एक वैद्य यूजफुल और इफेक्टिव मेडिसिन बना सकता है और उसका सही डोसेज पेशेंट को देकर एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है। नाउ सेकंड टॉपिक इज डेरिवेशन ऑफ द वर्ड औषध, भेषज एंड कल्पना, जिसमें फर्स्ट है औषध। द वन हु पोजेसेस द रस बाय विच आरोग्य इज अचीव्ड इज कॉल्ड एज औषध। यहाँ रस का मीनिंग द्रव्य गुण वाला समझना है। सेकंड इज भेषज, दोज विच आर एम्प्लॉयड बाय द फिजिशियन विद द इंटेंशन ऑफ ब्रिंगिंग इक्विलिब्रियम ऑफ द धातुस इज कॉल्ड एज भेषज। इन शॉर्ट जो भी हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए हेल्प करता है उसे भेषज कहा गया है। थर्ड इज कल्पना, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच एनी ड्रग इज कन्वर्टेड इनटू सुटेबल फॉर्म सो दैट इट कैन बी यूज्ड प्रैक्टिकली, यानी अगर कोई हार्मफुल या नॉन हार्मफुल ड्रग है उसको चेंज करके बॉडी के लिए सुटेबल और यूजफुल बनाने की प्रोसेस को कल्पना कहते हैं। अब चलते हैं थर्ड टॉपिक पर, जिसमें हम 25 से 30 परिभाषा पढ़ेंगे जो रस शास्त्र में बहुत बार यूज होते हैं, जिसका मीनिंग हम सबको पता होना चाहिए। जिसमें फर्स्ट है आवा, द प्रोसीजर ऑफ एडिंग सिलेक्टेड द्रव्य इन एनी ऑफ द मोल्टन मेटल ड्यूरिंग स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर इज कॉल्ड एज आवा। फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्रग है जैसे अपामार्क, पिपली, उसके पाउडर को अगर किसी मोल्टन मेटल जैसे नाग यानी लेड में अगर डाल दिया जाए किसी फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर के टाइम, इस प्रोसेस को आवाप कहते हैं। सेकंड टर्म इज निर्वाप, द प्रोसीजर ऑफ हीटिंग सिलेक्टेड मेटल रेड हॉट and then dipping them in any of the liquids such as water, milk, buttermilk etc. is called as निर्वाप. It is also called as निसेक और स्नपान, यानी किसी भी मेटल को तब तक हीट करना है जब तक वो रेड हॉट हो जाए और उसको किसी भी लिक्विड प्रिपरेशन में जैसे दूध, छाछ या पानी में मिलाया जाए, इस प्रोसीजर को निर्वाप कहते हैं। ट्रिक, तो आवाप और निर्वाप में कंफ्यूज नहीं होना है। निर्वाप की स्पेलिंग बड़ी है तो इसमें बड़े मेटल रॉड को गर्म करके फिर लिक्विड में डिप करना है, और आवाप की स्पेलिंग छोटी है यानी इसमें छोटे पाउडर को ऑलरेडी मोल्टन मेटल में मिक्स करना है, ऐसे याद रख सकते। थर्ड वर्ड है ढालन, द प्रोसीजर ऑफ एडिंग एनी मोल्टन मेटल इनटू अ वेसल कंटेनिंग लिक्विड और एनी लिक्विड प्रिपरेशन इज कॉल्ड एज ढालन, यानी किसी मेटल के मोल्टन स्टेट को किसी कंटेनर में डाला जाए जिसमें ऑलरेडी कोई लिक्विड प्रेजेंट हो, उस प्रोसेस को ढालन कहते हैं। फोर्थ टर्म इज भावन या भावना, द प्रोसेस ऑफ ट्रिट्यूरेटिंग फाइन पाउडर्स ऑफ एनी ड्रग मटेरियल इन क्लीन खलवा यंत्र by adding any specific liquid enough only to soak the drug. The trituration should be continued until the wet drug becomes dry again. This entire procedure is called as भावना। भावना देना यानी जो भी ड्रग्स है उसके पाउडर को क्लीन खलवा यंत्र में डालना और उसके साथ लिक्विड को मिक्स करना और उसको अच्छे से ग्राइंड करना। लिक्विड की क्वांटिटी उतनी ही डालनी है जिससे वो पाउडर के मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए ताकि उनकी प्रॉपर्टीज एनहांस हो जाए, और इस प्रोसेस को भावना देना कहते हैं। अगर लिक्विड के जगह डिकॉक्शन मेंशन्ड है एज अ भावना द्रव्य तो सबसे पहले वो क्वाथ द्रव्य का डिकॉक्शन बनाना चाहिए, जिसकी प्रोसीजर है जो भी क्वाथ द्रव्य है उसके कोर्स पाउडर को 8 टाइम्स पानी में डालना है, उसके बाद उसको माइल्ड फायर पर रखना है और तब तक बॉईल करना है जब तक वो 1/8 रिड्यूस ना हो जाए यानी ओरिजिनल क्वांटिटी में ना आ जाए। उसके बाद जो भी लिक्विड बचेगा उसको क्लीन क्लॉथ से फिल्टर कर लेना है और जो भी फिल्ट्रेट बचेगा उसको डिकॉक्शन के तरह यूज करना है एज अ भावना द्रव्य। फिफ्थ है जारन संस्कार, द फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर दैट एनेबल्स द पारद टू डाइजेस्ट गंधक एंड अदर मेटल्स एंड मिनरल्स इज कॉल्ड एज जारन संस्कार। हियर द टर्म जारन मींस जीरन यानी डाइजेशन। जैसे कि आपको पता है रस शास्त्र में पारद यानी मर्क्यूरी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो जारन एक ऐसी प्रोसीजर है जिससे पारद
बाकी के मेटल्स और मिनरल्स को डाइजेस्ट कर सके और उनकी प्रॉपर्टीज अपने प्रॉपर्टीज के साथ मिक्स करके एनहांस कर सके। जारन यानी जलाना, ऐसे याद रखो। यानी इस प्रोसीजर में पारद बाकी के मेटल्स और मिनरल्स को डाइजेस्ट कर लेता है। सिक्स्थ टर्म इज मूर्छन, द एक्ट ऑफ इम्बाइबिंग डेफिनेट थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज इन प्यूरिफाइड मर्क्यूरी यूज्ड इन एनी ऑफ द कंपाउंड फॉर्मुलेशन थ्रू वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर इज कॉल्ड एज मूर्छन। मूर्छन यानी पारद की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है उसको लूज करना ताकि उसमें बाकी के जो प्रॉपर्टीज है वो ऐड कर सके, यानी नष्ट पिष्टित्व, जिसको आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सेवन टर्म है शोधन। ऑल द फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर सच एज वॉशिंग, ट्रिट्यूरेटिंग, हीटिंग एंड डिपिंग एक्सेट्रा which is carried out on a medicinal drug with the intention of getting it purified. This procedure is called as शोधन. The process of शोधन includes both physical and chemical purification of the drug. शोधन यानी नाम से ही समझ में आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स, जिसको हम अलग अलग तरीके से करते हैं, जो हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एट टर्म है मारन, द प्रोसेस ऑफ सब्जेक्टिंग मेटल एंड मिनरल ड्रग्स फॉर डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर यूजिंग वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट हर्बल फॉर्मुलेशन एंड लेटर सब्जेक्टिंग देम विद इंटेंस हीट टू ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ भस्म इज कॉल्ड एज मारन। मारन का यहाँ मतलब टॉक्सिक मेटल को इतनी इंटेंस हीट प्रोवाइड करना ताकि उसका भस्म बन जाए और उसकी जो टॉक्सिक इफेक्ट्स है वो खत्म हो जाए, जिससे इतना फाइन पाउडर बन जाए जो बॉडी में एब्जॉर्प्शन के लिए फुल्ली फिट हो जाए। मारन से याद रखना मार देना, यानी भस्म कर देना, दैट इज टू मेक भस्म। नाइन टर्म है अमृतीकरण, एक ऐसी प्रोसीजर जिसमें भस्म बनाने के बाद भी कोई दोषांश यानी इंप्यूरिटीज प्रेजेंट हो, उसको खत्म करने के लिए जो प्रोसीजर की जाती है उसे अमृतीकरण कहते हैं। नेक्स्ट इज लोहितीकरण, लोहित यानी लाल, सो भस्म को रेड कलर प्रोवाइड करने के लिए जो प्रोसीजर की जाती है उसे लोहितीकरण कहते हैं। नाउ 11 टर्म इज मृतलोह। मृतलोह इज अ टेस्ट व्हिच इज डन टू कंफर्म द परफेक्टनेस ऑफ द इंसिडेंटेड मेटल, दैट इज धातु भस्म। हमने जो भस्म बनाया है उसकी परफेक्टनेस को चेक करने के लिए जो टेस्ट की जाती है उसे मृतलोह कहते हैं। ये टेस्ट को करने के लिए जो भी मेटल या मिनरल का भस्म है उसके साथ इक्वल क्वांटिटी में सिल्वर, हनी और घी को मिक्स किया जाता है और उसको एक सुटेबल घड़े में रखकर पुट दिया जाता है। पुट का मतलब अभी के लिए आप बस इंटेंस हीट देना समझो। उसके बाद अगर सिल्वर की क्वांटिटी सेम रहे जो ये प्रोसीजर करने के पहले थी तो समझ जाना कि आपका भस्म एकदम परफेक्ट बना है। नेक्स्ट टर्म है सत्वपातन, द प्रोसेस ऑफ सत्व एक्सट्रैक्शन फ्रॉम एनी ऑफ द धातु द्रव्य यूजिंग वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर इज कॉल्ड एज सत्वपातन। इसमें जो भी धातु का सत्व निकालना है उसमें अम्ल, क्षार ऐसे द्रव्य को अच्छे से मिला के ट्रिट्यूरेट करना है, फिर उसके बोलस का गोल मास बना के उसको सुखाया जाता है। उसके बाद उसको एक कंटेनर में रख के हीट दी जाती है। ये सब प्रोसीजर करने के बाद जो भी रेसिड्यू बचता है उसे वो धातु का सत्व कहा जाता है। जैसे अभ्रक का सत्व है एल्यूमिनियम और हरताल का सत्व है आर्सेनिक। नेक्स्ट टर्म है सुधावर्त, जब हम सत्वपातन के लिए बोलस को कंटेनर में रखकर हीट करते हैं तो एक पॉइंट के बाद जो आग का कलर होता है वो व्हाइट कलर हो जाता है। वो व्हाइट फ्लेम्स को ही सुधावर्त कहते हैं। ये एक इंडिकेशन होता है कि सत्व अब कंटेनर में धीरे धीरे कलेक्ट हो रहा है। इसको याद रखने के लिए शुद्ध का आवरण करना यानी सत्व एक्सट्रैक्शन करना ऐसा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है बीजावर्त, जैसे शुद्धावर्त यानी फ्लेम्स का व्हाइट हो जाना ऐसा कहा गया है, वैसे ही जब भी कोई मेटल या मिनरल को मेल्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हीट देते हैं तो एक पॉइंट के बाद उस मेटल का मेल्टिंग कलर जो है वो फ्लेम्स में दिखने लग जाता है, उसे ही बीजावर्त कहते हैं। इससे हम ये समझ सकते हैं कि मेटल या मिनरल अब अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने ही वाला है। नेक्स्ट टर्म है ध्रुति, जब भी कोई मेटल्स को जैसे गोल्ड, सिल्वर को सिलेक्टेड मेडिसिनल ड्रग्स के साथ इंटेंस हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो मेटल्स पिघलकर मोल्टन स्टेट में आ जाते हैं। अगर वो मोल्टन मेटल उसी लिक्विड स्टेट में रहे और अपना स्टेट चेंज ना करे तो उसे वो मेटल की ध्रुति कही जाती है। अब हम देखेंगे ध्रुति लक्षण, जिसका श्लोक है निर्लपेत्वम ध्रुतत्वम च तेजसत्वम लघुतता असंयोगेश्च सूतेन पंचदा ध्रुति लक्षण। ध्रुति के 5 लक्षण बताए गए, जिसमें फर्स्ट है निर्लपेत्व यानी नॉन स्टिकी, सेकंड है ध्रुतत्व दैट इज विच रिमेन इन लिक्विड स्टेट, थर्ड है तेजसत्व यानी लश्चरस, फोर्थ है लघुत्व यानी विच इज लाइटर देन ओरिजिनल मेटल एंड फिफ्थ है असंयोग सूत यानी जो मर्क्यूरी के साथ मिक्स नहीं होता। अब अगले 4 डेफिनेशंस में हम भस्म की परीक्षा करने के लिए जो भी टेस्ट किए जाते हैं उसके बारे में देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है अपुनर्भवत्व भस्म परीक्षा। ये एक ऐसी परीक्षा है जो भस्म की क्वालिटी को चेक करने के लिए की जाती है। इसमें जो भी भस्म की परीक्षा करनी है उसको इक्वल क्वांटिटी ऑफ मित्रपंचक द्रव्य के साथ मिक्स करके ट्रिट्यूरेट किया जाता है और एक कंटेनर में सुटेबल पुट देके इंटेंस हीट प्रोवाइड की जाती है। अगर बहुत ज्यादा हीट देने के बाद भी धातु भस्म की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो अगर सेम रहती है तो समझ जाना कि आपका भस्म बहुत अच्छे क्वालिटी का है और उसे अपुनर्भवत्व कहा जाता है। नेक्स्ट इज निरुत्त भस्म परीक्षा। इसमें जो भी धातु भस्म है उसको रजत यानी सिल्वर के साथ एक कंटेनर में डालकर सुटेबल पुट के साथ इंटेंस हीट दी जाती है। इसके बाद अगर भस्म सिल्वर से बिल्कुल भी नहीं चिपका तो उसे निरुत्व अटेंड हो गया है ऐसा माना जाता है। उसके पीछे का ये लॉजिक है कि सिल्वर की बहुत ज्यादा हाई एफिनिटी होती है टुवर्ड्स अदर मेटल्स, यानी अगर भस्म सही से नहीं बना होगा तो उसके अंदर के जो मेटल पार्टिकल्स है वो जाके सिल्वर से चिपक जाएंगे और अगर भस्म सही से बना है तो सिल्वर से कोई भी पार्टिकल अटैच नहीं हो। नेक्स्ट है रेखा पूर्वत्व भस्म परीक्षा। इस टेस्ट में भस्म को अपने थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में ऐसे रब करना है। अगर वो
भस्म हमारे फिंगरप्रिंट्स के जो लाइन है उसके अंदर चिपक जाए तो समझ जाना कि आपका भस्म बहुत अच्छे क्वालिटी का है और उसने रेखा पूर्णत्व अटेंड कर लिया है। और नेक्स्ट परीक्षा है वारितर भस्म परीक्षा। इस टेस्ट में एक चुटकी भस्म को लेकर पानी से भरे बाउल में डाला जाता है। अगर भस्म पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है और नीचे सिंक नहीं कर रहा तो बहुत अच्छे क्वालिटी का भस्म है, ऐसा माना जाता है। इसका यह मतलब है कि भस्म इतना फाइन है कि वो सरफेस टेंशन जो है वाटर का वो भी ब्रेक नहीं कर रहा और ऊपर ही फ्लोट कर रहा है। सारे धातु के भस्म बस सुधा वर्ग वाले छोड़कर वारितर भस्म परीक्षा के लिए सुटेबल होते हैं। अब एक बार चारों टेस्ट को रिवाइज कर लेते। फर्स्ट टेस्ट है अपूर्ण भव परीक्षा, जिसमें हमने भस्म के साथ मित्रपंचक द्रव्य को मिक्स करके उसको हीट किया था और भस्म की क्वालिटी और क्वांटिटी सेम रहने को वो टेस्ट को सक्सेसफुल मानी थी। सेकंड टेस्ट है निरुत्त भस्म परीक्षा, जिसमें हमने सिल्वर को भस्म के साथ हीट किया था और अगर भस्म के पार्टिकल सिल्वर को नहीं चिपके तो भस्म निरुत्तत्व अटेंड किया, ऐसा माना था। थर्ड टेस्ट है रेखा पूर्णत्व भस्म परीक्षा। इसमें हमने भस्म को थंब और इंडेक्स फिंगर में रब किया था और अगर भस्म के पार्टिकल्स फिंगर के लाइन में फंस गए तो भस्म ने रेखा पूर्णत्व अटेंड किया है, ऐसा माना था। और लास्ट है वारितर भस्म परीक्षा। इसमें अगर भस्म पानी पर फ्लोट करे बिना सिंक किए बिना तो वारितरत्व अटेंड किया है, ऐसा माना था। वारितर यानी मराठी में वर यानी ऊपर होता है और तर यानी तैरना, ऐसा याद रखो, यानी जो पानी के ऊपर फ्लोट करे। नेक्स्ट है कज्जली। कज्जली से याद रखना है काली चीज। इसमें शुद्ध पारद यानी मर्क्यूरी को शुद्ध गंधक के साथ खलवे यंत्र में टिट्यूरेट करना है बिना कोई लिक्विड डाले, यानी ना कोई पानी डालना है ना स्वरस डालना है, कुछ भी नहीं। जब वो मिक्सचर पूरा काला हो जाए और उसमें कोई भी शाइनी पार्टिकल ना रहे तो समझ जाना कि कज्जली बन चुकी है। रस शास्त्र में बहुत सारे कल्प में कज्जली का फॉर्मेशन किया जाता है। नोट, कज्जली यानी शुद्ध गंधक के साथ, हालांकि मोस्ट कॉमनली ये यूज होता है, लेकिन गंधक के जगह पर कोई और रस प्यूरिफाइड द्रव्य या भस्म भी प्रेजेंट रह सकता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट टर्म है रसपानक। जैसे हमने कज्जली में पढ़ा था ये वैसा ही है। इसमें शुद्ध पारद के साथ जब हम शुद्ध गंधक या और कोई रस द्रव्य या कोई भस्म डालते हैं तो उसके साथ साथ लिक्विड प्रिपरेशन भी डालते हैं, जैसे स्वरस, वाटर एक्सेट्रा, और उसको अच्छे से टिट्यूरेट किया जाता है, जो हमने कज्जली में नहीं किया था। जब स्वैम जैसी कंसिस्टेंसी बन जाए तो ऐसा माना जाता है कि रसपानक ऑब्टेंड हो चुका है। नोट, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले कज्जली बना लेना चाहिए और उसके बाद उसमें लिक्विड प्रिपरेशन डालनी चाहिए, वरना रसपानक नहीं बनता। नेक्स्ट टर्म है रसपिष्टि। इसमें शुद्ध गंधक और पारद को गोदूध के साथ अच्छे से टिट्यूरेट किया जाता है जब तक उसमें पिष्टि यानी गीले आटे जैसी कंसिस्टेंसी ना आ जाए। जो टिट्यूरेशन के एंड में पेस्ट बनता है उसे रस पिष्टि या पारद पिष्टि कहते हैं। नोट, स्वैम्प लाइक कंसिस्टेंसी कहे तो रसपानक याद करना है और वेट फ्लोर लाइक कंसिस्टेंसी अगर कहे तो रस पिष्टि याद रखना है। नेक्स्ट टर्म है नष्ट पिष्टित्व, यानी मर्क्यूरी या पारद की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है जैसे चंचलत्व और चपलत्व, उसको स्वेदन, मर्दन जैसे प्रोसीजर्स करके डिस्ट्रॉय करना ताकि उसमें एडिशनल प्रॉपर्टीज ऐड कर सके। नेक्स्ट टर्म है स्वतः शीत। जब भी हम किसी भी प्रोसीजर में पुट से हीट देते हैं तो उसकी जो फायर है उसको खुद से ठंडा होने के बाद उसके अंदर के अगर ड्रग को कलेक्ट किया जाए यानी स्वतः शीत यानी स्वयं ठंडा हुआ ऐसा कहा जाता है। ऑलमोस्ट सभी पुट जो हम ट्रेडिशनल वे में जानते हैं वो यही प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जिसमें ड्रग को कंटेनर से तभी निकालते हैं जब उसकी फायर ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाए। नेक्स्ट टर्म है बाह्य शीत। अगर कोई प्रोसीजर में औषधि द्रव्य को फायर से ठंडा होने के पहले ही बाहर निकाला जाए और फिर उस औषधि द्रव्य को बाहर निकालकर अपने आप ठंडा होने के लिए रख दिया जाए तो उसे बाह्य शीत कहते हैं। स्वंग शीत में हम फायर को पूरा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद ड्रग को बाहर निकालते हैं, और बाह्य शीत में हम फायर ठंडे होने के पहले ही ड्रग को निकालते हैं और फिर वो ड्रग को ठंडा होने के लिए रखते हैं। अब लास्ट दो हम ऐसे ग्रुप ऑफ ड्रग्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे फॉर्मुलेशंस में बार बार यूज होता है, जिसमें पहला है द्रवगन, जिसकी ट्रिक है G4MT, जिसमें 6 ड्रग्स होते हैं, गुंजा, गुड़, घी, गुगुल, मधु एंड टंकन। एंड सेकंड है मित्रपंचक, जिसकी ट्रिक है G3MT, जिसमें 5 ड्रग्स होते हैं, गुंजा, घी, गुगुल, मधु और टंकन। मित्रपंचक में गुड़ नहीं होता, बाकी दोनों में सेम ग्रुप ऑफ ड्रग्स होते हैं, ये याद रखना। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे टर्म्स है जो आपको सिलेबस में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप बस इतने टर्म्स के साथ फैमिलियर हो जाए। इनके अलावा और भी जो टर्म्स है वो आगे सिलेबस में जहां पर भी आएंगे उसको वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि रस शास्त्र की आपको मोस्ट यूज जो टेक्निकल टर्म्स है उसकी परिभाषा और उसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया हो। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।